नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। अब आज चूंकि संडे है और संडे के दिन हमारा जो मेन फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर होता है। इसलिए साइंस के अंतर्गत कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम एक स्टडी देखेंगे जो कि बटरफ्लाई और अन्य जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं उनके ऊपर करी गई है। इस स्टडी में बताया जा रहा है कि कैसे करके बटरफ्लाई और जो अन्य मोथ्स रहते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अपनी बॉडी में उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है, उनके जो पॉलिनेटर है ना वो उनको अट्रैक्ट कर पाती है। ये स्टडी सामने आई है और भी डिटेल में इसके बारे में हम आगे जानकारी देखेंगे। सेकंड नंबर का जो आर्टिकल है निपाह वायरस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले निपाह वायरस के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि केरला में अभी हाल फिलहाल में एक डेथ हुई है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि किसको निपाह वायरस हुआ है किसको नहीं हुआ है इसकी जांच कराना। इसके लिए सैंपल कहाँ भेजे जाते थे? पुणे भेजे जाते थे। पूरे देश भर में एक ही जगह टेस्टिंग हो रही है, तो कैसे करके जल्दी से जल्दी हम लड़ाई लड़ पाएंगे? इसके लिए केरला ने क्या काम किया है, तिरुवनंतपुरम में अपना खुद का एक लैब स्थापित किया और उस लैब में निपाह वायरस की टेस्टिंग कराई थी। इसको हम बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करना। इसके बाद साइंस का अगला आर्टिकल जो हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये वाला जो है पार्टिकुलरली मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन का नंबर दिया जा रहा है, पार्टिकुलरली इस रीजन को इतना, इस रीजन को इतना। ये नंबरिंग जो करी जा रही है ये क्या चीज बताता है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। इसके बाद हमारी घुटनों की इंजरी से रिलेटेड एक न्यूज आई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई जिनका जो नी शेप है अलग अलग है, कैसे नी शेप वाले को ज्यादा दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार से ये स्टडी कंडक्ट कराई गई है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद एक और स्टडी हम देखने वाले हैं जो कि बैट्स से, चमगादड़ों से रिलेटेड है कि वो नॉर्मल उड़ रही हैं या फिर लंबी फ्लाइट वो ले रही हैं, तो वो क्या चीज बताता है, इसके ऊपर ये स्टडी कंडक्ट कराई गई है। तो चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं इस पहले आर्टिकल को जो कि साइंस से रिलेट करता है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि जो बटरफ्लाई होती हैं इसके अलावा जो उन्हीं की प्रजाति के अन्य जो मोथ्स होते हैं MOTH, ये कैसे करके अपनी बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और उसी के माध्यम से जो पोलन होता है, परागकण होते हैं, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं, अपनी बॉडी से चिपका लेते हैं और इसी के माध्यम से फिर फूलों में, पौधों में प्रजनन होता है, परागण की प्रक्रिया होती है। ये इन्हीं के माध्यम से संभव हो पाता है। तो मेनली देखा जाए ना, बटरफ्लाई कैसे करके अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ले रही है, उसका रीजन ये है कि बटरफ्लाई जब उड़ती है तो हवा के साथ में फ्रिक्शन होता है। हवा के साथ में फ्रिक्शन होने के चलते चलते ही आवेश उत्पन्न होता है और फिर ये जो आवेश होता है पोलन को, फूलों के जो परागकण होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर खींचने का काम करते हैं। आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले भी काफ़ी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा था बहुत समय पहले जब 11वीं 12वीं में था। तो उस समय में एक एग्जाम्पल हम पढ़ा करते थे ज़्यादातर कि कंघी को जब हम अपने बालों से रगड़ते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, कंघी को जब आप बाल के पास में लेकर के जाएंगे तो बाल को अट्रैक्ट करने लग जाती है, ठीक है। इसी प्रकार के और भी अन्य सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देख सकते हैं। तो जो बटरफ्लाई एंड मोथ्स होते हैं ना, वो ये कलेक्ट करते हैं काफ़ी मात्रा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उड़ान के दौरान। इससे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन के जो कण होते हैं छोटे छोटे, ये फ्लावर से उनको पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अक्रॉस एयर गैप्स ऑफ सेवरल मिलीमीटर और सेंटीमीटर। अब ये कितनी दूर से खींच रहे हैं आप खुद सोच लीजिए। ये एकदम उसके किनारे नहीं गए हैं,
मिलीमीटर का सेंटीमीटर का अंतर है, फिर भी उतनी दूर से ये पॉलन को खींच लेते हैं, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये पैदा कर लेते हैं। ये अध्ययन आने वाले समय में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में काफ़ी जानकारी हमको देने वाला है पॉलिनेटर से रिलेटेड। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल है, इसकी टीम ने अध्ययन किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कहना चाहिए कैरी आउट किया जा रहा है बटरफ्लाई एंड मोथ्स के द्वारा, ये हमें अलग अलग देखने को मिलता है। अलग अलग किस्म की बटरफ्लाई में मात्रा अलग अलग हो सकती है, जैसे कि वो किस इकोलॉजी में रहती हैं, ठीक है, वो किस फूल के ऊपर गई हैं, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर वो दिन में उड़ रही हैं कि रात में उड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी निर्भर करती हैं। वहीं यदि हम बात करें कि भाई आखिर मेन रीज़न इसका क्या हो सकता है, तो इसका मेन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये क्या काम करते हैं, हवा में फ्रिक्शन पैदा करते हैं। उड़ते समय हवा के साथ में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के चलते चलते ये क्या काम करते हैं, अपने बॉडी में आवेश पैदा कर लेते हैं, और ये आवेश छोटे छोटे कणों को, पराग कणों को आकर्षित करता है, कुछ mm में या फिर कुछ सेंटीमीटर की दूरी से ही उनको खींच लेता है। वहीं यदि हम टेस्टिंग प्रोसेस की बात करें, वैज्ञानिक लोगों ने 269 बटरफ्लाइज का अध्ययन किया था, इसमें मोथ्स भी शामिल थे, एंड 11 डिफरेंट स्पीसीज का अध्ययन किया गया था जो कि नेटिव थे 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट के, एंड ये इनहेबिट कर रहे थे मल्टीपल डिफरेंट इकोलॉजिकल वातावरण में। तो ये तो थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि कहना चाहिए तितलियां पैदा करती हैं। अब देखिए, यदि किसी कंघी को रेशम या ऊन के सूखे कपड़े के साथ कुछ समय तक रगड़ा जाता है तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यदि कंघी को बालों पर रगड़कर पानी की धार की ओर ले जाएं तो ये पानी की धार को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। एक और एग्जाम्पल है, किसी गुब्बारे को यदि अपने बालों में रगड़ दें, इसके बाद दीवार के साथ लगाएंगे तो वो दीवार के साथ में चिपक जाता है। तो ये यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही हो पाता है। तो स्थिर विद्युत एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कि गतिहीन अवस्था में होने वाले प्रभाव और घटनाओं का अध्ययन करती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है किसी वस्तु की सतह पर निर्मित बिजली से। ये बिजली उस वस्तु पर तब तक उपस्थित रहती है जब तक वो भूमि या किसी अन्य वस्तु के संपर्क में नहीं आ जाती है। जब भी कोई दो वस्तु आपस में संपर्क में आती हैं या फिर अलग हो जाती हैं तो वो एक प्रकार का बिजली उत्पन्न करती हैं, और जिन्हें हम स्थिर विद्युत बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये निपाह वायरस से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए निपाह वायरस की जो टेस्टिंग है ना, वो कहना चाहिए पुणे में होती है। अब पुणे में हो रही है तो आप देख सकते हैं पूरे भारत भर में आप एक ही जगह में टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, टेस्टिंग में डिले होगा, और डिले होने का मतलब ये है बीमारी और भी ज़्यादा लोगों में फैलती जाएगी। अब केरल में ही ज़्यादातर इसका प्रकोप है, केरल ही इससे ज़्यादा परेशान है, इसलिए ज़्यादातर जो रिसर्च वगैरह है केरल ही करेगा। तो केरल ने सेंट्रलाइज टेस्टिंग के ऊपर जो निर्भरता है अपनी कम कर दी है और खुद ने सिक्वेंसिंग अपनी चालू कर दी है। 20 जुलाई को थिरुवनंतपुरम बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी ने टेस्ट किया था निपाह वायरस को, ठीक है। तो निपाह वायरस की यहाँ पर टेस्टिंग हुई है। इससे ये पता चल जा रहा है कि भाई अब राज्य जो है केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। ये कहना चाहिए अपने आप से आप खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, और अच्छी बात यह है कि भाई इससे जो डिले हो रहा है ना उसको रोका जा सकता है। वहीं यदि हम निपाह वायरस की बात करें तो ये एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक का मतलब होता है जानवरों से इंसानों में ये फैला है। ट्रांसमिशन हुआ है इसका एनिमल टू ह्यूमन में। तो अब जो चीज़ प्रभावित होती है निपाह वायरस से ना, वो होता है आरएनए, या फिर जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, पैरामॉक्सीवेराइडाई, जीनस हैपिनोवायरस, जो कि क्लोज है कितना, हैंड्रा वायरस का।
वहीं यदि हैंड्रा वायरस की बात करें, ये एक रेयर इमर्जिंग जूनोसिस डिसीज़ है जिसके चलते चलते काफ़ी सीवियर, मतलब बहुत गंभीर और यहाँ तक कि मृत्युदायक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और ये इन्फेक्ट कहाँ पर कहाँ कहाँ करता है, किन किन को? हॉर्सेस एंड ह्यूमंस, दो लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। पहली बार निपाह वायरस देखा गया था 1998 में मलेशिया में, फिर इसके बाद सिंगापुर में 1999 में। इस डिसीज़ का नाम मलेशिया में एक गांव पड़ता है सुंगाई निपाह, वहीं पर ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस रखा गया था। सबसे शुरू में जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं, जो पालतू सुअर होते हैं जिनको मांस के लिए पाला जाता है, बालों के लिए पाला जाता है, इनके ऊपर इसका प्रकोप सबसे पहले हुआ था। इसके बाद कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े और यहाँ तक कि भेड़ में भी ये बीमारी फैलती गई थी। ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें तो ये जो डिसीज़ होता है ना, ये फ्रूट बैट्स के माध्यम से या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस के माध्यम से फैलता है। ये इसके नेचुरल रिजर्वायर माने जाते हैं निपाह एंड हैंड्रा वायरस के। अब जो वायरस रहता है ना, ये बैट के यूरिन में उपस्थित रहता है एंड जाहिर सी बात है, जब कभी ये मल त्यागेगी या फिर उसका जो सलाइवा है, ठीक है, या फिर जब वो बच्चे को जन्म देती है ना, उस समय जो फ्लूइड निकलता है उसके माध्यम से भी ये वायरस फैल सकता है। अब हाल फिलहाल में हम चर्चा करने वाले हैं तिरुवनंतपुरम में जो इंस्टीट्यूट है जिसने निपाह वायरस की टेस्टिंग करी है। तो 20 जुलाई को ये काम किया गया था, 4 घंटे में ही आप देखेंगे टेस्टिंग का काम हो गया था। एंड यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ था NIV रीच्ड इन द इवनिंग। तो देखिए, जो 4 निपाह वायरस आउटब्रेक है केरला में कब कब देखे गए थे? 2018, 19, 21 और 23। 18, 19, फिर 1 साल का गैप है, फिर 21 है, फिर 1 साल का गैप है, फिर 2023। अब सब के सब सैंपल हमने कहाँ भेजे थे? NIV पुणे भेजे थे टेस्टिंग के लिए। अभी हाल में जो लेटेस्ट आउटब्रेक देखने को हमको मिला था, तो सैंपल हम कहाँ भेजे थे? NIV पुणे भी भेजे, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी तिरुवनंतपुरम भी हमने भेजे थे। 20 जुलाई को क्या हुआ था? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, ठीक है, जिसको सैंपल 5 बजे दिए थे हम सुबह, इसने टेस्ट किया था सैंपल का 4 घंटे के भीतर में ही ये टेस्टिंग हो गई थी और शाम तक कहना चाहिए हमको रिजल्ट मिल गया। तो NIV की तरफ से क्या किया जाता है? कंफर्मेशन किया जाता है निपाह वायरस का। केरला swung into action to prevent virus spread based on result from तिरुवनंतपुरम बेस्ड लैब। अब देखिए, यदि टेस्टिंग वास्तव में सफल हो जाती है तो अब हम यही टेस्टिंग करेंगे और इसी टेस्टिंग पर आधार पर हम क्या है, निपाह वायरस से लड़ाई लड़ सकते हैं। बोला जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है एडवांस वायरोलॉजी, यहाँ पर आपको टेस्ट 83 वायरसेस, ये 83 वायरसेस का टेस्ट कर सकता है, जैसे कि निपाह वायरस, जीका वायरस, चंद्रपुरा वायरस एंड इन्फ्लुएंजा। साथ ही साथ ये जो संस्था बनाई गई है, ठीक है, ये क्या काम करती है? ये पार्शियल सीक्वेंसिंग करती है निपाह वायरस के जीनोम का एंड फाउंड द वायरस टू बी सिमिलर टू प्रीवियसली रिपोर्टेड स्ट्रेन फ्रॉम द रीजन। अब यहाँ तक कि इन्होंने स्ट्रेन का भी पता लगा लिया है कि भाई इस बार का पिछली बार से किस प्रकार से अलग रहा था। एंड अच्छी बात यह है, अभी जो भी जानकारी यहाँ से निकल रही है ना, इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाना है और लोगों के बीच में फिर अवेयरनेस तेजी के साथ में फैलेगी। इसके बाद एक और जानकारी हम देखने वाले हैं जो कि मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड है। तो जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है मंकी पॉक्स वायरस का, इसका अंडर एस्टिमेशन किया जा रहा है। एक स्टडी है, ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है मंकी पॉक्स का, जिसका रेंज है 1.37 कनाडा का है, 3.68 जर्मनी का है। अंडर एस्टिमेशन किया जाता है यदि इस दर का हाई एंड लो रिस्क पॉपुलेशन के लिए, ठीक है,
जो कि 25 से 93% और 65 से 85% हमको देखने को मिली है। एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है जो मंकी पॉक्स के केसेस रहते हैं ना, ठीक है, रिलेटिव टू द केसेस इज द हाईएस्ट इन कोलंबिया। कोलंबिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, लोवेस्ट है कनाडा में। तो जो मंकी पॉक्स का अंडर एस्टिमेशन है, इसके लिए आपको क्या काम करना है, सर्विलांस आपको तेज कर देना है एंड कुछ कुछ कैंपेन आपको चलाना है, स्टिग्माइजेशन जो किया जा रहा है एमएसएम का, ठीक है, इसको एड्रेस करने की हमको ज़रूरत है। अगली साइंस की न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे नी कैप की शेप से रिलेटेड है एंड जो जॉइंट डिसीज़ है कैसे करके ये आपस में रिलेट करते हैं। किसी व्यक्ति की जो नी कैप होती है ये एक इंडिकेटर हो सकती है कि क्या वो ज़्यादा रिस्क में है, उनको आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। एक अध्ययन में ये पता चला। महिलाओं की बात करें, ठीक है, जिनको डेवलप हो रहा है आर्थराइटिस की बीमारी, ऑफन एक्सपीरियंस करते हैं और भी ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स पुरुषों की तुलना में। तो महिलाओं को घुटनों से रिलेटेड जो दर्द होता है, जोड़ों की बीमारी ना, वो ज़्यादा होती है। हालांकि ये जो अध्ययन किया गया था यहाँ पर एक यूनिक फीचर्स का पता नहीं लगाया जा सका। अमंग द नी कैप ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की जो नी कैप है, ये देखिए पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, महिलाओं की जो नी कैप है उनका कुछ यूनिक फीचर्स का पता अभी लगाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ जो वेरिएशंस है नी कैप के सरफेसेस में वर मोर प्रोनाउंस्ड इन पीपल विद आर्थराइटिस। Different joint surface of the kneecap changes shape with arthritis and as disease severity increase. अब अलग अलग किस्म की जॉइंट सरफेसेस हो सकती है नी कैप की, ठीक है, इससे अलग अलग किस्म की आकृति हमको दिखाई देती है। आर्थराइटिस होने पर अलग अलग किस्म का शेप भी हमको दिखाई देता है और इससे उसकी सीवियरिटी का पता चलता है कि कितना ज़्यादा दर्द हो सकता है जोड़ों में। इसके बाद हम सीधे चलते हैं नीति आयोग की तरफ, जिसकी बैठक हाल फिलहाल में हुई थी। तो इसके क्या क्या महत्वपूर्ण आउटकम्स हमको देखने को मिले हैं। नीति आयोग योजना आयोग की जगह में लाया गया है। पहले बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाता है और स्टेट को बोलता है कि आप लागू करिए। पहले योजना आयोग पैसा भी देता था। आज के समय में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया गया है। इसमें अब कहना चाहिए मुख्यमंत्री भी बैठते हैं राज्यों के। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें क्या काम करना है, ठीक है, इसके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बैठ कर के आपस में डिसीजन लेते हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर यही किया गया था। और दूसरा परिवर्तन ये था कि पहले योजना आयोग बोलता था योजना बना रहे हैं आप लागू करो, पैसा भी देता था। आज के समय में वित्त मंत्रालय पैसे देने का काम करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता किया था 9वें नंबर की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, जो कि नीति आयोग की तरफ से आयोजित करी गई थी 28 जुलाई को। इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, रिप्रेजेंटेटिव रहे थे, कम से कम 20 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज के। सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है विकसित भारत @2047। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जोर है कि आप कोऑपरेशन करिए, कलेक्टिव एफर्ट लेकर के आइए, ताकि हम अचीव कर सकें विकसित भारत के सपने को 2047 तक। वहीं यदि हम बात करें गवर्नमेंट का क्या एम है, प्रधानमंत्री ने ये ऑब्जर्व किया था कि इंडिया ने अचीव कर लिया है एक स्थिर ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ इकोनॉमी में पिछले 10 सालों में। यदि हम देखें, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है, जो कि जिसकी रैंकिंग है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2014 में हम 10वें नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करते थे। आज के समय में हम 5वें नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं 2024 तक।
तो उन्होंने ये भी बोला था कि भाई हमको जो है आज के समय में कलेक्टिव एम रखना है, चाहे वो सरकारें हों चाहे वो सिटीजन हो, ताकि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकें पूरी दुनिया की। अगली जो बात करी जाती है, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था कि ऑलरेडी हमने प्रोग्रेस कर चुके